नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की एसएसटी भारत समकालीन भारत एक, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी, यानी कि कैसे मानसून वापस। मानसून आने की हमने बात की थी कि जून से प्रारंभ हो जाता है और हमने कहा था सितंबर लास्ट तक रहता है। चलिए, मानसून यानी कि बारिश के जो ऋतु होती है, बारिश का जो समय होता है वो। मानसून की वापसी यानी कि परिवर्तनीय मौसम कैसे परिवर्तन होता है जो अभी है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ से सूर्य आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। शिथिल यानी कि धीरे हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, यानी कि सूर्य तेज चमकेगा और गर्मी धीरे धीरे साफ मौसम होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान तट से हट जाती है। उत्तर का मैदान तट आप सभी को पता होगा, ये हमारे पास भारत का नक्शा है। मैंने बताया आपको, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहाँ से यानी कि धीरे धीरे हटने लग जाती है। आगे देखिए, ये कह रहा है अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। आप सभी को पता है कि शीत ऋतु आ जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ तथा तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। दिन के तापमान थोड़ा उच्च रहता है, जबकि रातें क्या होती है, ठंडी और सुहानी। आप सभी को पता होगा अक्टूबर नवंबर में ऐसा होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। आर्द्र का मतलब होता है हवा में नमी होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन में मौसम असह्य हो जाता है और सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। यानी दिन में गर्मी होती है और रात में ठंडी। अक्टूबर के उत्तरार्ध यानी आधे महीने के बाद विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरता है, यानी कि सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। तापमान के गिरने का मतलब होता है कि तापमान सर्दी पड़ने लग जाती है। आगे देखिए, कह रहा नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि हमारे पास ये बंगाल की खाड़ी और ये जो निम्न दाब होता है, ये यहाँ तक हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित हो जाता है। ये कह रहा है यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट कौन से, ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये देखिए, बांग्लादेश, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये पूर्वी तट है। यहाँ से ये म्यांमार और ये सारा ये पूर्वी तट है। आगे देखिए, सामान्य भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये तूफान यहाँ टकराता है तो यहाँ पर क्या होती है, बांग्लादेश वगैरह आपने देखा होगा, भारी तबाही, तूफान, ये सब चीज़ें आते हैं कोलकाता में। यहाँ पर ये कह रहा भारी वर्षा होती है तथा ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं, विनाशकारी। ये देखो, ये आपको डायग्राम दे रखे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है किससे अधिक वर्षा वाले कौन से क्षेत्र हैं, हाईलाइट किया हुआ है। अधिक वर्षा कहाँ होती है, देखो यहाँ इन्होंने बताया, जहाँ आपके हाईलाइट है वहाँ आपके क्या है, अधिक वर्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के संघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों को अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्या होती है, हानि होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। हमने पढ़ा, ये है हमारे पास क्षेत्र, ये देखिए पूर्वी क्षेत्र है। ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से उठेगा तूफान यहाँ तक पहुँचेगा, इसीलिए। देखिए, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। आपसे पूछा जा सकता है कोरोमंडल पर वर्षा कैसे होती है। वर्षा का वितरण देखिए, यानी कि कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है। वितरण का मतलब होता है किस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, आप भी किसी चीज़ का वितरण करते हो ना, बांटना चीज़ों को। पश्चिमी तट के भागों में उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग देखो 400 सेंटीमीटर वर्षा, उत्तरी पूर्वी यानी कि ऊपर और ये साइड में। किंतु पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर में लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ
आपके पर्वत आ जाते हैं। इसलिए देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं, वहीं तक सीमित होता है। ऐसे नहीं कि राजस्थान में बर्फ गिर जाए। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, निम्न वर्षा होती है ना हमारे यहाँ राजस्थान में 10 सेंटीमीटर बारिश भी होती है। देखो ये कहाँ 400 और कहाँ 10 सेंटीमीटर। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक बाढ़ भी आती है जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, सूखा होता है। सूखा यानी कि अकाल पड़ना। मानसून एक परिचायक था। अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यधिक ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, क्योंकि वो खड़ा है काफ़ी ऊंचाई तक, इसीलिए। अगर इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर तापमान क्या होता है, बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों और समुद्र के प्रभाव के कारण न तो गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी है। हमने देखा होगा तटीय जो प्रदेश है आपके, यानी कि समुद्र के किनारे वाले, वहाँ न तो सर्दी पड़ती है न ही गर्मी पड़ती है। सामान्य तापमान रहता है 25-26 डिग्री के आसपास। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाओं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, सभी को पता होगा, हम बारिश से ही कृषि चक्र, मनुष्य, सब कुछ जिंदा है। कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। आपने देखा होगा जैसी हल्की हल्की सर्दी आएगी हम दिवाली मनाएंगे, फिर लोहड़ी मनाएंगे, मकर संक्रांति मनाएंगे, तो देखो कहीं ना कहीं ऋतुएं और त्यौहार भी हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं भाई, क्योंकि मानसून आएगा तो वे खेती करेंगे। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदियाँ, घाटियाँ जो इन जलों का सहवन करती है, यानी कि जलों को ले जाती है एक से दूसरी जगह, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। अपना चैप्टर पूरा होता है। आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। आज का होमवर्क यही है। धन्यवाद।